Hi, be the energy you want to attract. Today is 11th of December 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, निजाम सागर डैम है तेलंगाना में, इटली वो कंट्री है यूरोप का जहां पे यूरोपियन रेनेसांस स्टार्ट हुआ था। इटली। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग अमेरिकन सिविल वॉर थे अब्राहम लिंकन। जापान लास्ट कंट्री है एक्सिस पावर का जिसने सरेंडर किया था ड्यूरिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। आज के सवाल हैं, पिन वैली नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट, विच इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, हाउ मेनी स्टेट्स अ पॉलिटिकल पार्टी मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी टू बिकम अ नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, तो कितने राज्यों में अगर वो राज्य स्तर की पार्टी बन गई है तो वो ऑटोमेटिकली नेशनल पार्टी बन जाएगी। द अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल, किस आर्टिकल में ये डिस्क्राइब्ड है। अ नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अ मिनिस्टर फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, कितने टाइम तक आप मंत्री बन सकते हैं बिना पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बने। सो ये आज के सवाल हैं। आज की वोकैबुलरी है डिसैमिनेट। डिसैमिनेट मतलब प्रसार करना, स्प्रेड समथिंग, जैसे इंफॉर्मेशन, कोविड एप्रोप्रिएट, अवेयरनेस, डिसैमिनेशन, इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन। चाइल्डिश बिहेवियर है मतलब रूड इन अ मीन स्पिरिटेड एंड काइंड ऑफ अशिष्ट, इल मैनर्ड। एक्सल्टेंट का मतलब होता है ट्रायम्फेंट, हैप्पीनेस, जुबिलेंट, खुशियां मनाने वाला। बेलिजरेंट मतलब होता है हॉस्टाइल एंड एग्रेसिव, जैसे चाइना बेलिजरेंट है LAC पे। एक्सटैटिक का मतलब होता है उन्मादपूर्ण, फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस और जॉयफुल एक्साइटमेंट। सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आज के टॉपिक्स हैं सैल्यूट टू CDS। प्राइम मिनिस्टर ने सोशल मीडिया, क्रिप्टो करेंसी और डेमोक्रेसी पे जो स्टेटमेंट दिया, वर्ड दिस समिट फॉर डेमोक्रेसी में वी विल हैव अ टॉक। दिस इज विकीलीक्स, सेंटर, सेडिशन लॉ, DU में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात चल रही है। इंटरिम स्टे ट्रीज इन ऑरोवाइल, दिस इज ग्रीन शूट्स, एडिटोरियल, इकोनॉमिक रिकवरी, एग्रीकल्चर। कैप्टेंसी अनलिमिटेड, आज हम GST के 50 महीने हो गए, इस पे हम रिव्यू करेंगे। मेक द मेंटल वेलबींग ऑफ टीचर्स अ प्रायोरिटी, स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है तो टीचर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। देन दिस इज बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड आज नोट तैयार करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पे। स्टबल एज अ बायोफ्यूल, देन बालकृष्ण जी दोषी विंस टॉप ऑनर, और दिस इज मैग्नस कार्लसन चेस। So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this, The Hindu, Delhi, Saturday. See, जो फर्स्ट न्यूज है वो है सैल्यूट टू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS। पीपल पार्टिसिपेट कर रहे हैं फ्यूनरल प्रोसेशन ऑफ जनरल बिपिन रावत, इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, न्यू दिल्ली में। General Rawat, wife Madhulika Rawat, and 11 defense personnel died in a helicopter crash in Tamil Nadu on Wednesday. So this is homage, paying homage. Prime Minister moots social media cryptocurrency norms. Now see, ये जो वर्ड है ना ये चेंज हो रहा है। वर्ड में सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया है। जैसे बराक ओबामा की जो बायोग्राफी है, तो जब बराक ओबामा ने प्रेसिडेंटशिप जीता था वो टाइम था 2006-7 ये वाला। तो उस टाइम की US प्रेसिडेंटशिप में बराक ओबामा ने और उसकी टीम ने ऑटोबायोग्राफी में बड़े अच्छे से मेंशन किया है कि कैसे सोशल मीडिया जो उस टाइम पे नेसेंट स्टेज पे था उसको यूज़ किया इन अ पॉजिटिव वे। इलेक्शंस में लोगों का व्यू पॉइंट जानने के लिए लीडर 1-on-1 डायरेक्टली वोटर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। सो ये समझा गया था कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल बनेगा डेमोक्रेटिक, दिस ट्रू सेंस में डेमोक्रेटाइजेशन लाने का। हर वोटर डायरेक्टली लीडर से बात कर रहा है, फ्रीली एक्सचेंज ऑफ व्यूज आइडियाज हो रहा है। तो सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल टूल माना गया था, इफेक्टिव टूल माना गया था गवर्नेंस, डेमोक्रेसी एटसेट्रा के लिए। बट फास्ट फॉरवर्ड टू 2020 और हमने देखा कैसे डोनाल्ड ट्रम्प को बैन किया गया। अगेन सोशल मीडिया का जो है नेगेटिव साइड, वो स्टार्टेड यूजिंग द पॉलिटिकल लीडर्स एंड द वर्ड
जिससे इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया जा सके, पीपल्स की चॉइसेस, उनके बिहेवियर को मैनिपुलेट किया जा सके। तो सोशल मीडिया के जो नेगेटिव्स थे, जैसे ट्रोल आर्मी होती है, पर्टिकुलर प्रोपोगेंडा रन होता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ होती है, फेक अबाउटरी होती है, इसमें ज़्यादातर चीज़ें फ्रॉड होती है, करेक्ट भी नहीं होती, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है। तो इससे क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, पीपल का ओपिनियन। सोशल मीडिया के थ्रू, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, पेड इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू अगर आपने ओपिनियन को ट्वीक कर दिया तो इन अ वे आपने इलेक्शन आउटकम को भी ट्वीक कर दिया। सेम चीज़ जो थी वो अभी फेसबुक और जो दूसरे मीडिया हाउसेज हैं उसमें ये बात आया था कि सोशल मीडिया के थ्रू जो वोटर बिहेवियर है उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। सो दिस इज अ बिग थ्रेट। सेकेंड, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट नहीं है, इवन आरबीआई भी क्रिप्टो करेंसी के सपोर्ट में है। आरबीआई बस ये बोलता है ये रेगुलेटेड होना चाहिए, रेगुलेशन के थ्रू होना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी है दिस इज गुड, करेंसी अपना फॉर्म ऑन शेप चेंज करता है। पहले बार्टर सिस्टम था, फिर हमने गोल्ड कॉइन करेंसी आई, फिर टोकन करेंसी आई, पेपर करेंसी आई, डिजिटल करेंसी आई। तो करेंसी बदलेगी, बट द पॉइंट इज ये जो टेक्नोलॉजी है वो प्रॉपरली रेगुलेटेड होनी चाहिए। इसके लूप होल्स जो हैं उसको प्लग करना जरूरी है। सेंट्रल बैंक एक मॉनिटर्ड वे में क्रिप्टो करेंसी लाए तो बेटर है, अदरवाइज इधर भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं। सो द पॉइंट इज यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दिया, समिट फॉर डेमोक्रेसी, जो बाइडन कल ही देखा था, इसमें जो पॉइंटर्स कहे हैं ना वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव फॉलोड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट। अब डेमोक्रेसी का कोई एक पर्टिकुलर टेम्पलेट नहीं होता है, डेमोक्रेसी चेंज हो सकती है, इसके अलग अलग वर्जन्स हो सकते हैं। तो हर पार्ट ऑफ वर्ल्ड ने डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाया। देर इज मच वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। नो दिस इज द स्ट्रेंथ कि हम जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो सीखें एक दूसरे से। We all need to constantly improve our democratic practices and system. To democracy is again work in progress है. We need to refine and refine and refine it further. Then India largest democracy है, और ये अभी नहीं, हम तो in a way oldest democracy भी है। हमारे पुराने जो आप देखो ट्रेडिशंस देखो, हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ थे, जैसे सभापति वगैरह हम पढ़ते हैं एंशंट इंडिया में, मेडिवल इंडिया में, तो डेमोक्रेसी वॉज देयर। तो इंडिया का जो एक्सपीरियंस रहा है उससे भी वर्ल्ड काफ़ी लेसन सीख सकता है। डिजिटल सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दिस इज पॉइंट नंबर 1। देन क्रिप्टो करेंसी में भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा टेक्नोलॉजी इज फैंटास्टिक, वी नीड टू यूज दिस टेक्नोलॉजी। ये इसका मिसयूज जो प्लग होल्स हैं, लूप होल्स हैं, उसको प्लग करना ज़रूरी है। देन ये कुछ पॉइंटर्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको कोई भी चीज़ पता चल रही है, किसके थ्रू पता चल रही है? मीडिया। और मीडिया उस इंफॉर्मेशन न्यूज़ को डिस्टॉर्ट कर दे, कलर कर दे, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के थ्रू उसको ट्विस्ट कर दे, तो ये गलत है। फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया होना ज़रूरी है। फाइटिंग करप्शन, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ज़रूरी होते हैं। एडवांसिंग टेक्नोलॉजी फॉर डेमोक्रेसी, जैसे पहले पेपर बैलेट होता था, बाद में हम ईवीएम्स लेके आए, गुड। डिफेंडिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट इट डाउन। देन देर इज़ मच वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। फिर ये अगेन एनहेंस करे इंक्लूजन, ट्रांसपेरेंसी, ह्यूमन डिग्निटी, रेस्पॉन्सिव ग्रीवेंस रिड्रेसल और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। एक्सेलेंट, नोट डाउन दिस लाइन। देन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जैसे हमारा एंशियंट हेरिटेज रहा है, लिच्छावीज आप देखो, महाजनपद जो देखो, डेमोक्रेसी इन अ फॉर्म थी। बुद्धिज्म में डेमोक्रेसी थी, विहार स्तूपा जो हम देखते हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल्स होती थी, डेमोक्रेसी वॉज देयर। लेटर वैदिक एंड बुद्धिस्ट पीरियड में भी, अर्ली मेडिवल पीरियड में भी डेमोक्रेसी थी। पर ये आ गए ब्रिटिशर्स, कॉलोनियल रूल ने बहुत सप्रेस किया डेमोक्रेटिक स्पिरिट ऑफ इंडियन पीपल। बट अब हमें 75 ईयर्स होने को आए हैं इंडिपेंडेंस के, सो वी नीड टू थ्राइव अवर डेमोक्रेसी। वी आर बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, सो दिस इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, वी सेट द राइट डायरेक्शन। Democracy is not, now note down this line again, democracy is not only of the people, by the people, for the people, but also with the people and within the people, with the people, within the people. Okay,
सो ये प्राइम मिनिस्टर साहब का मैसेजिंग है। अब ये जितनी भी अच्छी लाइंस है ना, आप इसको यूज़ करो अपने ऐसे में, आंसर राइटिंग में। कुछ पंच लाइंस आप याद रखो, इंटरव्यूज़ में आप टाइम टू टाइम ऐसे बीच में बोल सकते हो, डेमोक्रेसी इज ऑल्सो विद द पीपल, विद इन द पीपल। ओके, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ रीडिंग न्यूज़ पेपर। नाउ सी, जो नेक्स्ट है वो है जूलियन असांज, विकीलीक्स फाउंडर। तो इस इनके एक्स्ट्राडिशन पे अभी बात चल रही है। यूके कोर्ट एक्स्ट्राडिशन होगा यूएस में। इसकी बैक स्टोरी क्या है? अब सी, डेमोक्रेसी में हम देखते हैं ना, कई चीज़ें समटाइम्स चीज़ें छुपाई जाती है। जैसे यूएस के दो बॉच्ड ऑपरेशन थे। एक तो इराक इन्वेजन। इराक इन्वेजन इसलिए किया गया कि सद्दाम हुसैन के पास बड़े केमिकल वेपन्स बना दिए हैं, लाइक दैट एंड ऑल। ये सब एक नैरेटिव निकला। इराक इन्वेजन के कोई टेंजिबल रिजल्ट्स नहीं आए। ये जो पूरा यूएस का इन्वेजन था इराक, अभी भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस पे सवाल उठाते हैं कि ये अननेसेसरी था। सद्दाम हुसैन गवर्नमेंट को जो टॉपल किया गया उसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज आए। कॉन्सिक्वेंसेज क्या है कि इराक डिस्टेबलाइज हो गया। इराक डिस्टेबलाइज हुआ तो राइज हुआ दिस मॉन्स्टर आईएसआईएस का, और उससे पूरा जो ये मिडिल ईस्ट है वो बड़ा दिस ट्रबल में चला गया। सो द पॉइंट इज, ये जो विकीलीक्स है ये क्या करता है, गवर्नमेंट के ऐसे जो लीक्स है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन वगैरह है, उसको लीक इन्होंने हैक करके निकाला और मीडिया में एनोनिमस सोर्सेज से इंफॉर्मेशन, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पब्लिक में फ्लोट कराया। तो ये गवर्नमेंट के लीक्स को पब्लिक डोमेन पे फ्लोट कराया। तो यूएस का बिकॉज ऐसे किया इसने, इराक इन्वेजन और भी जो बॉच्ड ऑपरेशंस हैं, सीक्रेट्स वगैरह हैं, वो यहाँ पे लीक किए। तो इसीलिए जूलियन असांज का यूएसए चाहता था यूएसए में ट्रायल्स हो, पर जूलियन असांज ने फिर असाइलम ले लिया एंड ऑल। तो अब फिलहाल के लिए ये है कि एक्स्ट्राडिशन होगा, मतलब जूलियन असांज को यूएसए भेजा जाएगा। रूल्स यूके कोर्ट, यूके में उसे दिस पनाह नहीं मिलेगी। सो दिस इज देयर। अब ये है सेंटर सेज नो प्रपोजल टू स्क्रैप सेडिशन लॉ। अभी सेडिशन लॉ भी एक बहुत बड़ा दिस काइंड ऑफ चैलेंज आ जाता है डेमोक्रेसी में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये भी बोलती है सेडिशन लॉ के बेनिफिट्स भी हैं। सेडिशन जो लॉ है उससे गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, कंट्री की स्टेबिलिटी एटसेट्रा के लिए रिक्वायर्ड है। तो फिलहाल के लिए सेक्शन 124A बना रहेगा, सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड दैट डील्स विद सेडिशन। तो फिलहाल के लिए ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, होम मिनिस्ट्री से ये क्लैरिफिकेशन किया, सेडिशन लॉ बना रहेगा। सो दिस इज देयर। देन ओमिक्रॉन का टेली राइजेस टू 32, सिम्टम्स माइल्ड है बट ये बहुत इन्फेक्शियस है। 32 से 3200 होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सो द पॉइंट इज वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सो दिस इज दिस पेज। नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो। सी, जैसे क्या होता है, 10th होता है, 12th होता है। अब 12th बोर्ड में सभी बच्चे 99% ले आए, अब कैसे उनका सिलेक्शन करोगे, शॉर्ट लिस्ट कैसे करोगे, किसको ग्रेजुएशन में लेना है नहीं लेना है। द पॉइंट इज, डीयू बोल रही है कि हम एक सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट क्यों ना ले लें। जैसे 12th के बाद आईआईटी अपना अलग से एंट्रेंस टेस्ट लेता है, मेडिकल कॉलेजेस अपना अलग से एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अपना अलग से एंट्रेंस टेस्ट लेने की बात कर रही है। तो एक कमिटी बनी थी, कमिटी वाइस चांसलर योगेश सिंह आफ्टर द यूनिवर्सिटी। तो द प्रॉब्लम जो आती है वो करेक्ट प्रॉब्लम भी है कि इतना फ्रीली नंबर बांट दिए जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में कि मतलब नंबर का कोई वैल्यू ही नहीं रहा है। तो डील विद प्रॉब्लम ऑफ ओवर एंड अंडर इनटेक इन द रीसेंट एडमिशन सीजन ड्यू टू द कट ऑफ सिस्टम। तो ये एक बात है। तो एडमिशन कैसे लिया जाए, एक कोई फेयर मैनर से लिया है ताकि मेरिटोक्रेसी भी बनी रहे और जो ओवरऑल जो एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट है वो भी फिल हो। तो गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है, प्लान कर रही है कि हम एक एग्ज़ाम लें, एक एग्ज़ाम कंडक्ट करें और उस एग्ज़ाम का नाम है CET। CET क्या होगा? दिस विल बी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी। तो दिस इज देयर। तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, बट इससे चैलेंजेस क्या आएंगे कि प्रॉब्लम तो ये सॉल्व होगी कि हम मेरिट के हिसाब से लेंगे, जैसे IITs में होता है, EEE में होता है, या फिर दिस मेडिकल में होता है। मेरिट जिसने जैसा परफॉर्म किया टेस्ट में उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिल जाएंगे। तो इससे मेरिटोक्रेसी तो आएगी। बट व्हाट अबाउट बोर्ड एग्जाम्स? बोर्ड एग्जाम्स का तो फिर कोई यूटिलिटी रहा नहीं, बोर्ड एग्जाम्स के नंबर्स एंड ऑल। प्लस अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हम अगर बना भी देते हैं तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है ना, ये काइंड ऑफ ये बताता है कि हमारा स्कूलिंग सिस्टम कितना फ्लॉड है।
हमारा स्कूलिंग सिस्टम कितना फ्लॉड है। हम 10th 11th 12th में बच्चे पढ़ते नहीं है, वो केवल एक जेई या मेडिकल जैसे एक एग्जामिनेशन की प्राइवेट कोचिंग कर रहे हैं, केवल वही रट्टा मार रहे हैं जो एग्जामिनेशन में आना है। तो मतलब स्कूलिंग का तो पर्पस ही डिफीट हो गया ना। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस कॉलेज बट यू आर मिसिंग आउट योर स्कूल लाइफ। सो दिस इज अ फ्लॉ इन एजुकेशन सिस्टम। प्लस इस अननेसेसरी कंपटीशन से क्या होगा, एक और एंट्रेंस टेस्ट आ गया। वैसे ही आईआईटी मेडिकल इन सब की इतनी कोचिंग इंडस्ट्री वगैरह चल रही है जो इन अ वे अगेन गलत है। बिकॉज इससे क्या होता है, जो रेगुलर जो स्कूलिंग है, रेगुलर एजुकेशन है, इक्विटेबल है, ग्रोथ एंड लर्निंग है, वो डिफीट होती है दिस हाइपर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। हम ये देखते हैं सीईटी का अगर ऐसा एग्जाम हुआ तो इससे क्या होगा, फिर से मशरूमिंग हो जाएगी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की कि सीईटी की तैयारी कर लो कोचिंग इंस्टीट्यूट। और फिर इससे क्या होगा, जो सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, वो डिसएडवांटेज में हो जाएंगे। तो कॉलेज में रिप्रेजेंटेशन अगेन फेयर नहीं हो पाएगा। तो जैसे हम आईआईटीज मेडिकल में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी स्कूल लाइफ का सेक्रीफाइस कर देते हैं बिकॉज ऑफ दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो नया दिस ट्रेंड है हाइपर कॉम्पिटिटिव, तो सेम चीज यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी होने लगेगी। दीज आर चैलेंजेस। सो DU टू हैव कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, लेट अस सी अब यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होता है। प्रॉब्लम है जो बोर्ड एग्जाम्स वगैरह है ना, इसको भी फेयर मैनर में कराएं। अननेसेसरी ऐसे फ्री मार्क्स भी नहीं मिलने चाहिए, मेरिट बेस्ड मार्क्स मिलने चाहिए। दिस इज द टाइम टू फिक्स द बोर्ड सिस्टम, बोर्ड 10th and 12th बोर्ड सिस्टम। देन सुप्रीम कोर्ट नाउ ओपन्स टू ईजिंग ऑफ दिल्ली पॉल्यूशन कर्व्स। अब दिल्ली में पॉल्यूशन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के थ्रू यहाँ पे बैन लगा दिया था। अब पॉल्यूशन कम हो रहा है तो वापस ओपनिंग अप होगा। एक और चीज़ है, पॉल्यूशन की भी 2 साइकिल देखा था हमने, एक अक्टूबर नवंबर वाली आती है और दूसरी दिसंबर जनवरी वाली आती है। दिस साइकिल दिल्ली पॉल्यूशन। बिफोर दैट जैसे हमने ये एजुकेशन सिस्टम का पढ़ा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पढ़ा, और जिस डायरेक्शन में हमारा एंटायर एजुकेशन सिस्टम जा रहा है, जैसे आजकल तो बच्चों को ही बताने लग गए ये कोर्स कर लो, 3 हफ्ते का कोर्स कर लो और 3 करोड़ की नौकरी लग जाएगी। इस टाइप के वी आर सेलिंग पाइप ड्रीम्स। द पॉइंट इज ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इन इंडिया विल रिमेन ओनली थ्योरेटिकल। ये थ्योरेटिकल ही रहेगा अनलेस our manpower becomes more educated, aware, skilled and creative। ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। एजुकेटेड होना है पर ये नहीं कि नंबर में टॉपर है बाकी सब दुनियादारी में डफर, नो। एजुकेटेड होना है, अवेयर भी होना है, स्किल्ड भी होना है और क्रिएटिव भी होना है। What measures have been taken by the government to enhance the capacity of our population to be more productive? रैट रेस नहीं, प्रोडक्टिव और एम्प्लॉयबल भी हो। ये नहीं कि मार्कशीट में तो अच्छे नंबर हैं बट काम में 0, नो। मोर प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयबल। तो ये सवाल है GS2 का 2016 ऑफिशियल क्वेश्चन था ये। ट्राई टू फ्रेम दिस क्वेश्चन। ओके, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है पहले ये बताइए। डेमोग्राफिक डिविडेंड में एजुकेशन, अवेयरनेस, स्किल और क्रिएटिवनेस होना चाहिए, तो इसको इलेबोरेट करिए। तो ये पहला पार्ट होगा। सेकंड, स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर दिया आपने क्विकली कि हम समझ गए क्या पूछा है। अब मेजर्स बताओ जो गवर्नमेंट में लिए हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के, और इसमें 2 वर्ड हैं, एक तो प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए और दूसरा नौकरी के लायक कैसे बनाया। जैसे एक और रिपोर्ट पढ़ा था, इतने इंजीनियर्स बन जाते हैं और वैसे ऑनलाइन इंजीनियर्स बन रहे हैं, एम्प्लॉयबल हैं या नहीं है, दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, प्रोडक्टिव एंड एम्प्लॉयबल। अभी 2016 का है, इसको अब 2021 के टाइम फ्रेम से, प्रिज्म से सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है दिस सुप्रीम कोर्ट टू हियर मुल्ला पेरियार केस ऑन December 15। इस पे भी तारीख पे तारीख आती है। 126 ईयर ओल्ड डैम है इदुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला में, कई बार हमने देखा है। ऑपरेशन इसका तमिलनाडु है। तमिलनाडु के जो 5 जिले हैं सूखा है, तो पानी ऐसे पाइप से, डैम है केरला में और पाइप से पानी सप्लाई होता है कहाँ पे, तमिलनाडु में। अब डैम पुराना हो गया है, इसकी हाइट 142 फीट रखे या कम रखे, इस बात पे विवाद होता है। इंटरिम स्टे है फेलिंग ऑफ ट्रीज ऑन ओरोवाइल, तो यहाँ पर NGT साउथ की बेंच ने, आप बताओ NGT की प्रिंसिपल बेंच कहाँ है और NGT की रीजनल बेंचेस कहाँ है। 3-4 रीजनल बेंचेस है, कहाँ पर है। तो NGT जो है, NGT ने ये जो ओरोवाइल बन रहा है और फॉरेस्ट वगैरह क्लियर हो रहा है उस पर टेम्पररी बैन लगा दिया है, इंटरिम बैन लगा दिया है। कोल प्रोडक्शन फिर से हिट हो रहा है सेकेंड डे इन सिंगरेनी।
तो यहाँ पर बिकॉज प्रोटेस्ट चल रहा है, वर्कर्स का प्रोटेस्ट, तो कोल प्रोडक्शन नहीं हो रहा। पहले कोल प्रोडक्शन क्यों कम हो गया था? बिकॉज ऑफ दिस मॉनसून, और पानी में ये माइंस पानी माइंस में भर गया था। तो दिस इज दिस पेज। अब जो नेक्स्ट है वो एडिटोरियल है। फर्स्ट एडिटोरियल है ग्रीन शूट्स। गवर्नमेंट शुड बिल्ड पॉलिटिकल कंसेंसस ऑन प्लान्स फॉर रिफॉर्म इन फार्म सेक्टर। नाउ सी एवरीबडी अग्रीज कि जो खेती है, एग्रीकल्चर है, वहाँ रिफॉर्म्स की सख्त ज़रूरत है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। बट प्रॉब्लम अगेन क्या होती है? डेमोक्रेसी में हमें सबको मिला के चलना पड़ता है, सबका एक कंसेंसस बनाना पड़ता है। तो द पॉइंट इज कि रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं, बट एट द सेम टाइम हमें पॉलिटिकल कंसेंसस भी बनाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट शुड बिल्ड पॉलिटिकल कंसेंसस। अब क्या हुआ कि इस जो फार्म का पूरा एपिसोड हुआ, इसमें किसकी जीत हुई, किसकी हार हुआ, डजंट मैटर, एग्रीकल्चर यहाँ पे पिटा है। तो द पॉइंट इज ये जो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, ये लॉन्ग टर्म रिजोल्यूशन हमें जो लाना है एग्री प्रैक्टिसेस का, उसको डिफीट करेगा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। क्योंकि अगर डिस्ट्रस्ट होगा फार्मर्स और गवर्नमेंट में, तब भी प्रोग्रेस नहीं होगी। तो ये हॉस्टाइल एनवायरनमेंट इज नॉट राइट। इससे इकोनॉमिक और एनवायरनमेंट अनसस्टेनेबिलिटी आएगी। गवर्नमेंट ने एडिक्वेट कंसल्टेशन के बिना फार्म लॉज आगे बढ़ाए, तो इससे प्रोटेस्ट हुआ, कंसेंसस नहीं हो पाया, एप्रीहेंशन हुआ, तो अगेन पर्पस डिफीट हुआ। फिर जो की डिमांड्स हैं अभी फार्मर की कि वो लीगल गारंटी दें एमएसपी का, तो एमएसपी कभी भी कोई एक लीगल गारंटी नहीं रही है। एमएसपी इंडिया की हिस्ट्री में हमेशा एक पॉलिसी रही है, गवर्नमेंट पॉलिसी रही है, जो गवर्नमेंट ने कहा कि ये पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। अब एमएसपी में भी क्या प्रॉब्लम आती है कि क्या ये साउंड इकोनॉमिक्स है? एमएसपी क्यों ना डाइवर्सिफाइड हो? अभी कुछ ही क्रॉप्स के लिए एमएसपी है, तो फार्मर भी वही क्रॉप लगाते हैं, इससे बायोडाइवर्सिटी नहीं होती। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने देखा सब फार्मर्स व्हीट, पैडी, राइस या ये केवल दो ही क्रॉप जानते हैं, तो इससे डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता। राइस अगर इस एरिया में लगाया जाता है जो यहाँ की वाटर इंटेंसिव है और यहाँ वाटर इतना है नहीं, तो ग्राउंड वाटर के थ्रू पानी लाया जाता है, उससे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है। सो द पॉइंट इज वी नीड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एज वेल। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर रिक्वायर्स अ बैलेंस। बैलेंस इज द सीक्रेट, हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटी भी, मार्केट लिंकेजेस में भी, ताकि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी बने और एम्प्लॉय जो हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रेस भी नहीं हो। तो पहला तो ये है कि रिफॉर्म्स जो भी आए वहाँ एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत हो हर पार्ट ऑफ दिस एग्रीकल्चर इकोसिस्टम का। सेकेंड, इरिगेशन इंटेंसिव एक्सपेंसिव राइस है, तो राइस यहाँ के लिए अनसस्टेनेबल भी है, वी नीड टू डाइवर्सिफाई। इकोलॉजिकली एप्रोप्रिएट जोग्राफिकल स्प्रेड हो क्रॉप्स का, रीजनल डिस्पैरिटी को भी हम एड्रेस करें, बिकॉज ये भी एक सवाल है। सी, फार्मर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं? फार्मर्स होते हैं जो खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। अब फार्मर्स में भी डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, एक होते हैं रिच फार्मर, एक होते हैं पुअर फार्मर। सो द पॉइंट इज ये जो पूरे फार्मर्स हैं इनको भी एक लेवल पे रखना भी साउंड गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक्स नहीं होगा। जो स्पेशली जो पुअर फार्मर्स हैं, दे नीड मोर सपोर्ट, दे नीड मोर सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। सो दैट इज वाई वी नीड to identify the beneficiary and support the benefits to that particular beneficiary, जिसको ज़रूरत है उस तक हेल्प पहुँचे। एग्रीकल्चर इनकम डबल करने का हमारा प्रॉमिस था, गवर्नमेंट ने बोला था, बट वो भी अब डिस्टेंट ड्रीम लग रहा है। तो द पॉइंट इज रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं और रिफॉर्म्स के लिए डेमोक्रेसी में कंसेंसस बनाना भी बहुत ज़रूरी है, पॉलिटिकल कंसेंसस। देन ये कैप्टेंसी अनलिमिटेड है। अब सी इसमें भी अननेसेसरी कंट्रोवर्सी है। एक्चुअली क्या होता है, क्रिकेट एक रेड बॉल से खेला जाता है जो टेस्ट मैच है, एक वाइट बॉल से खेला जाता है जो कि T20 और ODI है। पहले भी ऐसा हुआ है, स्प्लिट कैप्टेंसी रही है, जैसे धोनी के टाइम पे पहले धोनी तीनों फॉर्मेट में कैप्टन था, फिर धोनी ने एक फॉर्मेट को ड्रॉप किया। द पॉइंट इज यूजुअली ये बेटर होता है कि रेड बॉल और वाइट बॉल ऐसे करके सेग्रीगेशन हो जाए स्प्लिट कैप्टेंसी का। काफ़ी कंट्रीज में ऐसा है, जैसे पैट एंड ऑरन फिंच दिस ऑस्ट्रेलिया, जो रूट एंड मॉर्गन लाइक दैट। कोहली ने T20 से रिजाइन किया, जो BCCI वाज लाइक नॉट इन फेवर, बट ODI कंटिन्यू करना था, तो इससे ये हुआ। तो रेजिग्नेशन T20 लीडरशिप से ODI में रखना आइडियल नहीं था, तो फिर रोहित को वाइट बॉल का कैप्टन बना दिया एंड कोहली विल बी इन रेड बॉल कैप्टनसी। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एज एन अनफिनिश्ड एजेंडा। अब सी ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, GST।
तो जीएसटी क्या है? वन नेशन वन टैक्स है। कैसेट एक बार फिर चलाते हैं। 101 CAA है, 1 जुलाई 2017 को आया था। इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कंजम्पशन टैक्स है, कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम कर लिया है। मल्टी स्टेज है, स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन में मिलता है, फिर इनपुट जो क्रेडिट है वो वापस आता जाता है। डेस्टिनेशन बेस्ड है, पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। तो मल्टी स्टेज और स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन से क्या होता है? टैक्स कैस्केडिंग नहीं होती। 5 स्लैब्स है, 0, 5, 12, 18, 28। पेट्रोलियम, अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी कवर्ड नहीं है। जीएसटी काउंसिल है, आर्टिकल 279 के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन एंड स्टेट्स होते हैं। अब द पॉइंट इज 50 हफ्ते हो गए हैं और जो प्रोमिसेस 50 महीने हो गए हैं, बट जो प्रोमिसेस थे जीएसटी के वो डिलीवर हुए या नहीं हुए। तो सी, इट वॉज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव टैक्स जीडीपी रेशियो, कैस्केडिंग कम करना। कैस्केडिंग मतलब टैक्स पे टैक्स, एक टैक्स लगा, फिर उस पर और टैक्स लग गया, फिर और टैक्स लग गया, तो इससे अननेसेसरी टैक्सेशन होता है, तो उसको कम करना था, टैक्सेडिंग को एंड करना था, कैस्केडिंग को। एफिशिएंसी बढ़ाना था, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना था, ग्रोथ और लोअर प्राइसेस रखना था। इन सब को देखकर 1 जुलाई 2017 में आया जीएसटी। तो ये जो आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल में ये लिखा है कि अभी एक ऐसा सर्वे हुआ था और रिपोर्ट्स वगैरह इन्होंने देखा, तो ये कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बताया जीएसटी में क्या चैलेंजेस हैं और जीएसटी में क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए। बिकॉज 50 मंथ्स हो गए हैं, जीएसटी ने जितना एक्सपेक्टेड था डिलीवर नहीं किया। तो जीएसटी एक इंस्टीट्यूशनल टैक्स इनोवेशन था। इसको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने काफी पुश किया था कि जीएसटी आएगा तो इतना अच्छा होगा, बट वो हुआ नहीं। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी हमने लगाया। ये सारे बेनिफिट्स मिलने थे, नहीं मिले। स्टेट्स सबसे ज्यादा नुकसान पे हुए, बिकॉज एक टर्म और था यहाँ पे, फिस्कल फेडरलिज्म का। एक्चुअली क्या हुआ, स्टेट्स ने फोरगॉन किया। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस स्टेट्स के पास होते थे वैट के थ्रू, स्टेट्स ने उसको अपने राइट्स को फोरगॉन किया, बट उसके बदले में उनको कंपनसेशन मिलना था, वो भी नहीं मिला। द पॉइंट इज उनकी डिपेंडेंसी बढ़ गई सेंटर पे, तो इसीलिए जो स्टेट्स हैं वो काफी ज्यादा दिस अगेंस्ट हो जाते हैं जीएसटी रिजीम के। तो जीएसटी कंपनसेशन था कि जो टैक्स फोरगॉन कर रहे हैं उसके लिए एक्स्ट्रा कंपनसेशन दिया जाएगा 14% ग्रोथ का जीएसटी रेवेन्यू ड्यूरिंग इनिशियल 5 ईयर 2017 से 2021 तक। एक्स्ट्रा 14% ईयर ऑन ईयर जीएसटी कंपनसेशन दिया जाएगा। बट लास्ट ईयर कोविड-19 हो गया, तो ये जो कंपनसेशन था उसमें भी डिले हुआ, कट्स हुए, फोर्स मेजर लगा, तो स्टेट्स के एप्रीहेंशन और बढ़ गए। प्लस जीएसटी में बहुत सारी चीजें एग्जेम्पशन रखी, बहुत सारी जो स्लैब्स हैं उसमें टिंकरिंग हुआ, कौन सा प्रोडक्ट किस स्लैब में, तो इससे क्या हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी आई। और हमें एक चीज पता है, चीजें जब कॉम्प्लेक्स होती है तो वो वर्कआउट नहीं करती, सिंप्लिसिटी होना जरूरी है। तो दिस वाज वन प्रॉब्लम। अनरिजॉल्व्ड इश्यूज भी थे। तो सी, ये ऑर्गेनाइज हुआ था गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन में। तो यहाँ इन्होंने ये सारी फाइंडिंग्स देखी है। जीएसटी और भी कंट्रीज में चल रहा है, मलेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, मैक्सिको, कनाडा। इंडिया का जो जीएसटी है वो इंडियन वर्जन है, टिंकर किया है इंडियन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो इसमें कुछ चैलेंजेस हैं जो सॉल्व होना चाहिए। एक तो जैसे शुरुआत में प्रॉब्लम ये आई इम्प्लीमेंटेशन में कि एक तो ये था जैसे फेक इनवॉइसेस आ गई थी। इनपुट जीएसटी टैक्स क्रेडिट लेना था, उसमें बड़े मिसमैनेजमेंट हुए। प्लस जो जीएसटीएन बना, नेटवर्क बना, जीएसटी नेटवर्क जो इम्प्लीमेंट किया पूरा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, उसमें भी बड़े ग्लिचेस आए। तो दो प्रॉब्लम हुआ। जीएसटी के जैसे दो फाउंडेशन थे, एक तो जीएसटी काउंसिल 279A और एक जीएसटी नेटवर्क सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, दोनों में ही प्रॉब्लम्स आई। जीएसटी काउंसिल हमें पता है, अभी देखा हमने 279A चेयर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन मैम ने किया और हर राज्य का वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर होता है। तो आइडिया क्या था, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होगा, डिसेंट्रलाइज्ड, हर राज्य को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, लाइक दैट। बट यहाँ भी डिसीजन मेकिंग इतना स्मूथ नहीं रहा। रेवेन्यू न्यूट्रलिटी एंड जीएसटी कंपनसेशन फॉर द स्टेट्स की बात थी, तो वो भी जीएसटी के कारण एट पॉइंट सर्टेन स्टेट्स डिसएडवांटेज में रखे। अब स्टेट्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग स्टेट, दूसरा होता है कंजम्पशन स्टेट। जैसे गुजरात और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये मैन्युफैक्चरिंग है, बाकी जो दूसरे स्टेट्स हैं वो कंजम्पशन ज्यादा है। तो जीएसटी बिकॉज एंड पे लग रहा है, तो फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी सिस्टम है यहाँ पे। तो अगर जीएसटी एंड नेटवर्क काम नहीं करेगा ढंग से तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को एट टाइम्स यहाँ पे लॉसेस हुए हैं।
तो अब जीएसटी सारे गुड्स एंड सर्विसेज में रखा, अल्कोहल को नहीं रखा, ह्यूमन कंजम्पशन वाला, और पेट्रोलियम को नहीं रखा, तो इससे भी डिसएडवांटेजेस एंड डिस्पैरिटी आई। तो जो रेवेन्यू आना था लास्ट मंथ ऑल दो 1.41 टच कर रहा है लाख करोड़, बट ये हिकअप्स हैं बहुत ज्यादा। देन ये अनचार्टेड टेरिटरी में हम गए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करने पड़े, कुछ हिट्स हुए कुछ मिसेस हुए। तो ओवरऑल जो जीएसटी का गुड एंड सिंपल टैक्स होना था वो ड्रीम अचीव नहीं हुआ। इंटीग्रेटेड जीएसटी के लिए जीएसटीएन नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए, आईटी इनिशिएटिव इन्फोसिस ने यहाँ भी डिसअपॉइंट किया। देन डेटा मोनोपोली, इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम ने बताया सारा डेटा जैसे सेंट्रलाइज्ड हो रहा है, तो स्टेट्स के बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो कर्टेल हुए। दिस इज द थिंग। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो बेसिक्स पता होने चाहिए, फिर इसके बाद ये जो चैलेंजेस बताए जीएसटी में ये अचीव नहीं हुए, और सबसे बड़ा है फिस्कल फेडरलिज्म। बट अगेन वे फॉरवर्ड क्या होगा, वे फॉरवर्ड अगेन ऑप्टिमिस्टिक होगा। वी आर होपफुल जीएसटी के ये जो प्रॉब्लम्स है आयरन आउट किए जा सकते हैं, और जो करना भी चाहिए। ओके, डी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, इनपुट टैक्स क्रेडिट होना था, फेक इनवॉइसेस की बात आई, टैक्स एग्जेम्पशंस है, जैसे दुकानदारों ने क्या बोला, जीएसटी लग गया, जीएसटी लग गया, कस्टमर से खूब पैसा ले लिया, बट फिर उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले लिया, तो ये यहाँ पे ऐसी इरेगुलरिटी आई। तो दीज ऑल वर द चैलेंजेस। अब सस्टेनेबल रखना है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, तो जीएसटी में अभी भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। 50 मंथ्स हो गए और इसमें डिजायर्ड है, तो दिस इज देयर। अभी जीएसटी पे भी हम एक आंसर राइटिंग कर लेंगे और इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ऑल्दो पहले भी हमने एक दो बार ये अटेम्प्ट किया है। देन दिस इज मेक द मेंटल वेलबींग ऑफ टीचर्स अ प्रायोरिटी। अब यहाँ ये बात है, स्टूडेंट्स चैलेंज फेस करते हैं तो टीचर्स का भी चैलेंजेस आते हैं। हमारे स्कूल में, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल में, टीचर को पढ़ाने के अलावा सारे काम करने पड़ते हैं। कभी वो मिड डे मील स्कीम का काम कर रहा है, कभी सेंसस का, कभी रिपोर्ट, कभी सर्वे, कभी गवर्नमेंट प्रोग्राम। सो द पॉइंट इज, इससे टीचिंग डिफीट होती है। प्लस टीचर्स को भी टाइम टू टाइम हमें ये सब होना चाहिए, उनकी मेंटल हेल्थ को, बर्नआउट मैनेजमेंट, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, रिफ्रेशर करें। मेंटल हेल्थ हर किसी का इंपॉर्टेंट होता है, तो वी नीड टू एक्नॉलेज कि टीचर ट्रेनिंग, टीचर मेंटल हेल्थ वगैरह, इट्स गुड बिकॉज फ्यूचर ऑफ अवर फ्यूचर है। तो टीचिंग इज अगेन अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। यहाँ पर ये प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि टीचर्स के जो चैलेंजेस हैं उसको एड्रेस करें। देन प्रेसिडेंट कॉल फॉर अ डिबेट ऑन राइट टू क्लाइमेट जस्टिस। सिमिलरली जो क्लाइमेट है, बिफोर दैट ये जीरो कोविड डायलमा है, और ये है क्लाइमेट जस्टिस। सी, क्लाइमेट जस्टिस क्यों जरूरी है, बिकॉज राइट है हेल्दी एनवायरनमेंट का, एसेंशियल है राइट टू लाइफ के अंदर, प्लस सस्टेनेबिलिटी की जरूरत है। जो फ्यूचर जनरेशन आ रही है, इट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनको पॉल्यूटेड एयर एज अ लेगेसी छोड़ के नहीं जाएं। We owe it to our children that we save Mother Nature from the worst effects of industrialization. The time is running out. तो ये नॉन नेगोशिएबल राइट्स हैं। एक अभी यहाँ पे मीटिंग हुआ, ह्यूमन राइट्स डे भी था अभी, एनएचआरसी, और इन्होंने ह्यूमन राइट्स पे वापस लाइट थ्रो किया। ये जस्टिस अरुण मिश्रा हैं, चेयरमैन है एनएचआरसी के। तो ह्यूमन डिग्निटी, अब ये जो शब्द है ना डिग्निटी, ये बहुत पावरफुल शब्द है। ह्यूमन डिग्निटी हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए। राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट का जस्टिस है। देन इसके बाद एक और बात यहाँ पे कहा कि हम जो विक्टिम्स होते हैं अनफेयर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के हैं, बिजनेस रिलेटेड ह्यूमन राइट्स वायलेशन के, वहाँ जस्टिस प्रोवाइड करें, और इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अभी का जो टाइम है वो साइबर स्पेस का है, ऑनलाइन ऑफलाइन है, तो दिस इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ डिबेट। ऑनलाइन स्पेस में भी हम देखते हैं फ्रॉड्स होते हैं, बुलिंग होती है, अननेसेसरी दिस हरासमेंट, मेंटल वगैरह, दिस ऑल्सो वी नीड टू चेक। ये कल्चर जो है इसको एनकरेज नहीं करना है, दिस हरासमेंट एंड बुलिंग का। एप्रीहेंशंस जो है उसको दूर करें। सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, ये सब चीजें ओवरऑल एक ह्यूमन राइट्स का डिफरेंट पिलर्स बनते हैं। तो द पॉइंट इज वी नीड टू एंश्योर दिस ह्यूमन डिग्निटी एज वेल। अब इस पे हम एक सवाल तैयार करते हैं, जैसे अभी नेशनल ह्यूमन राइट्स डे था, दिस ह्यूमन राइट्स डे था, तो हम what do you understand by the word basic human rights क्या होते हैं? इसमें यूएन चार्टर के भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ ह्यूमन राइट्स दिए हुए हैं। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड बेसिक ह्यूमन राइट्स? अब इसमें आप इंटरप्रिटेशन बोलो। जब भी ये पूछा जाए ना व्हाट डू यू अंडरस्टैंड,
तो यू तो मतलब एक यूनिक पर्सपेक्टिव आप दे सकते हो कि आप क्या समझते हो, आप इस शब्द से क्या समझते हो। एग्जामिनर वांटेड टू नो कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, ह्यूमन राइट्स को आप मानते भी हो या इट्स जस्ट लाइक कि सर्टेन। नो, सो यू हैव टू टेल व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय बेसिक ह्यूमन राइट्स, क्या पिलर्स है। प्रिपेयर अ नोट ऑन द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और उसके बाद एनएचआरसी पे एक नोट बनाइए। इसके डी फैक्टो मेंबर कौन होते हैं, कौन नहीं होते हैं, जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है, सिलेक्शन पैनल में कौन होता है, ये सारे करके एनएचआरसी पे एक नोट बनाइए। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाइएगा, अबाउट सेक्शन में ये बहुत अच्छे से वहां पे समरी दी हुई है। लक्ष्मीकांत इज ऑल्सो गुड। एंड इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बताइए कि बेसिक ह्यूमन राइट से आप क्या समझते हैं। देन यूएन कॉन्फर ऑब्जर्वर स्टेटस ऑन सोलर अलायंस। ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है मतलब यूएनजीए की जो डिबेट्स डिस्कशन होता है एज एन एंटिटी वोटिंग वगैरह नहीं कर पाएगा, बट वहां पे ऑब्जर्वर बन के जो सोलर अलायंस है वो पार्टिसिपेट करेगा। सोलर अलायंस जरूरी है, रिन्यूएबल एनर्जी। इंडिया फ्रांस 2015 पेरिस अग्रीमेंट के टाइम पर COP21 ये इनिशिएटिव हुआ था। COP21 यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इंडिया इसका पायोनियर है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब सेंटर बोल रहा है जो ये स्टबल है इसको बर्न कर देते हैं, क्यों ना इससे बायोफ्यूल बना ले। तो इतना स्टबल प्रोक्योर करें और उससे बायोफ्यूल बना लें, इससे नेट जीरो की तरफ भी बढ़ेंगे। विन विन सिचुएशन है। बायोफ्यूल से हमारी जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाएगी। ओमिक्रॉन का टैली बढ़ा, सिम्टम्स माइल्ड हैं। डीजीसीए अभी प्रोब जांच करेगा जो स्पाइस जेट के मैक्स 8 एयर जो प्लेन में टेक्निकल ग्लिचेस आए थे। सो व्हाट वाज द रीजन लाइक दैट। सो दिस इज दिस पेज। देन नेक्स्ट है opposition protest outside CDS, we must give him a smiling send off। एंड इन लोकसभा मिनिस्टर्स ने बताया चाइल्ड न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा थ्रेट है। खाना अच्छा मिले और खाना सफिशिएंट मिले, क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए आंगनवाड़ी बहुत ज़रूरी है। कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा, तो मिनिस्टर ने यहाँ पे बताया न्यूट्रिशनल सपोर्ट ज़रूरी है, आंगनवाड़ी उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दें, डोर स्टेप में प्रोवाइड करें, कोविड-19 के साथ जो चैलेंजेस आए उसको ओवरकम करें। कम्युनिटी सर्वेलेंस होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इस पे इनिशिएटिव्स ले। माल न्यूट्रिशन होने से लॉस ऑफ लाइवलीहुड होता है, फूड एंड हेल्थ सर्विसेज में भी डिसरप्शन आता है। सो द पॉइंट इज वी नीड टू हैव हेल्दी चिल्ड्रन। देन डेटा जो हो वो भी बहुत ज़रूरी है। डेटा होता है, राइट डेटा आता है, जैसे NFHS 5 की रिपोर्ट से देखो, हंगर इंडेक्स से देखो, तो डेटा करेक्ट आता है तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन बेटर होता है। सो वी नीड करेक्ट एंड अपडेटेड एंड टाइमली डेटा एज वेल। अब दूसरी बात है, अवेयरनेस का मतलब ये नहीं होता है कि बेटी बचाओ का जो फंड है वो 80% आपने मीडिया कैंपेन्स में ही कर दिया। तो ये ज़रूरी है, मीडिया कैंपेन्स एट सर्टेन पॉइंट रिक्वायर्ड है, बट जो बेसिक सब्सटेंस है उसको भी फॉरगेट नहीं करना चाहिए। सिमिलरली यूपीएससी प्रिपरेशन में भी हवाबाजी कम, जो एक्चुअल चीज़ है पेन एंड पेपर में कॉपी किताब खोल के रेगुलर ओल्ड स्टाइल में पढ़ना वो बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स एक और मिस्टेक करते हैं, वो दिन भर टॉपर्स ने ये किया वो किया। अरे दे आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, यू हैव नॉट क्वालिफाइड दैट एग्जाम येट। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर बेसिक्स। बेसिक्स अपने क्वालिफाई करो, वरना इससे क्या होता है, साइकोलॉजी एक होती है कि हम सक्सेसफुल लोगों को देखकर, टू मच ऑफ मोटिवेशन देखकर वी फील गुड, बट वी फॉरगेट दैट वी आर येट टू गेट दैट सक्सेस। ओके, सो द पॉइंट इज यू नीड टू वर्क ऑन योर बेसिक्स। और सीखना जरूरी है, उससे ज्यादा भी जरूरी है जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंटेशन करो। आप इतना टाइम स्ट्रैटेजी वीडियो में स्पेंड करते हो, उस टाइम को इम्प्लीमेंटेशन में यूज करो, इम्प्लीमेंट करो उस स्ट्रैटेजी को। दिस इज इंपॉर्टेंट। कोविड-19 केसेस कुड राइज नेक्स्ट ईयर, एक्सपर्ट्स ने बताया, ओमिक्रॉन वगैरह, लेट अस सी। ये बालकृष्ण दोषी जी हैं, आपको टॉप ऑनर मिला है, आर्किटेक्ट हैं, रॉयल गोल्ड मेडल मिला 2022 का। हाईएस्ट ऑनर मिला आर्किटेक्चर का, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर। गुड, बालकृष्ण दोषी जी, आर्किटेक्ट। चाइना बोलता है कि वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। वाओ। अटैकिंग द यूएस, द फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा सेल्फ स्टाइल बीकन ऑफ डेमोक्रेसी हैज एविडेंट दिस। बट चाइना बोलता है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। After Nicaragua snub, US urges nations to expand Taiwan ties. Then Mr. Trump
एंड दिस इज नोबेल पीस प्राइज विनर्स कॉल्स फॉर जर्नलिस्ट का भी प्रोटेक्शन। फ्यूल डिमांड डिक्लाइन हुआ तो दिस टेल्स इकोनॉमी में ट्रबल है। फेस्टिवल बूस्ट था, पेंटअप डिमांड थी, फिर से फॉल हुआ। आईआईपी की ग्रोथ भी सबड्यूड हुई है फॉर सेकेंड मंथ इन अ रो। सो अगेन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सबड्यूड हुई है। ये डेटा लाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमी अभी भी डिफिकल्ट है। ग्रोथ ड्यूरेबल नहीं है, पीक H1 2022 में आएगा, ये नोमुरा सर्वे ने बताया। हाई इन्फ्लेशन है, करंट अकाउंट डेफिसिट में भी प्रॉब्लम है। सियाम क्या है? ये ऑटोमोबाइल का एक मैन्युफैक्चरर का बॉडी है। सोसाइटी है इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। इसने क्या बोला? पैसेंजर व्हीकल्स बिक नहीं रहे, सेल नहीं हो रही है। टोयोटा डीपन्स जापान आउटपुट हॉल्ट ऑन स्कैरसिटी। यूएसए कंज्यूमर प्राइसेस पोस्ट बिगेस्ट गेन इन 39 ईयर्स। सीपीआई इतना जंप हुआ। गूगल ने डिफर किया प्ले बिलिंग डेडलाइन टू अक्टूबर। देन साइकिल्स हैं, एनसीएलटी वीडियोकॉन। देन ये चेस है, कार्लसन कंटिन्यूस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता, दिस इज गुड। मोनार्क ऑफ ऑल ही सर्वेस, कार्लसन डिफेंडेड हिज वर्ल्ड टाइटल। देन हैमिल्टन ने भी टॉप किया है चार्ट को। देन दिस इज स्पोर्ट्स एंड दिस इज स्पोर्ट्स। ऑलराइट, सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। दो सवाल हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड एनएचआरसी, और पहला सवाल है डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड दिस। ओके, so thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.